हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स बुक में, जिसके हम संदीप करके बुक को के थ्रू हम स्टडी करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नेम है इंटर इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स किस किस टाइप की होती है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, और नेचर क्या होता है इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये बताई गई है यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स दो ग्रीक वर्ड से आया है। पहला ओइकोस एंड सेकंड नेमेन। ओइकोस का मतलब होता है अ हाउस एंड नेमेन का मतलब होता है टू मैनेज, यानी हाउस मैनेजमेंट। हाउस यानी घर बार को मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे ऐसे बताई गई है। उसके बाद आता है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये 4 ऑथर थे, ये 4 इकोनॉमिक्स से बेसिकली इन्होंने काफ़ी टाइम पहले डेफिनेशंस दी थी। तो ये 4 टाइप्स की डेफिनेशंस हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली है वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो है वो 1723 से 1790 तक वो मौजूद थे, और उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब उनका यहाँ पर था मनी, यानी वो कह रहे थे कि पैसों के बारे में, क्योंकि दुनिया पैसे से चलती है, तो पैसों का लेन देन, सारी चीज़ें जिनमें पैसा इंक्लूड होता है, उसकी पढ़ाई करना, उसकी साइंस ही इकोनॉमिक्स है। सो बेसिकली वो मनी को रिलेट यानी वेल्थ को रिलेट कर रहे थे इकोनॉमिक्स से। बाय द वे एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी इसको किया गया क्रिटिसाइज कि ये इस डेफिनेशन में सिर्फ पैसे 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 ऐसी बात करी गई है, और ह्यूमन का जो असली वेलफेयर है, उसकी मॉरल वैल्यूज़ है, उसकी तो यहाँ पर बात ही नहीं करी है। इसलिए सेकंड डेफिनेशन आई, अब वो लेके आए एल्फ्रेड मार्शल। उसका नाम था, तो सबसे पहली डेफिनेशन का नाम था वेल्थ डेफिनेशन, जिसने दिया एडम स्मिथ ने दिया, ये दी वो डेफिनेशन। अब दी वेलफेयर डेफिनेशन किसने, एल्फ्रेड मार्शल ने। अब वेलफेयर डेफिनेशन क्या कहती थी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ Economics is study of man in the ordinary business of life. It inquires how he gets his income and how he uses it. तो इसमें बोला है कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक आम आदमी, कोई भी आम आदमी है, वो कैसे अपना व्यापार कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, यानी उसे कैसे कितने पैसे मिल रहे हैं और उसे वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो मतलब इस डेफिनेशन में, पिछली डेफिनेशन में तो बस पैसे से रिलेटेड था कि पैसे में आप कैसे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे उसके व्यापार की बात कर रही है कि कैसे वो अपनी इनकम पाता है और कैसे उसे खर्च करता है। अब मान लो कोई आदमी है, वो लेता, उसको इनकम मिलती है पर वो जल्दी से उसे खर्च कर देता है। तो मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग व्यापार करने की टेक्निक्स है एंड एवरीथिंग। सो इन्होंने बोला कि ये एक नॉर्मल इंसान की या किसी भी इंसान के व्यापार के बारे में है। अब अल्फ्रेड मार्शल जो थे वो 1842 से लेके 1924 तक थे। अब लेकिन अब क्या हुआ कि जो वेलफेयर डेफिनेशन थी अल्फ्रेड मार्शल की, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया, और उसको क्रिटिसाइज़ करने वाले थे लियोनल रॉबिन्स, जो 1898 से लेके 1984 तक थे। अब उनकी डेफिनेशन का नेम था स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, स्कार्सिटी मतलब किसी चीज़ की कमी होना, लाइक किसी भी लाइक वाटर स्कार्सिटी होना, यानी वाटर की वहाँ पे कमी है उस जगह पे। तो प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस
which studies human behavior as a relationship between ends and scars, means which have alternative uses. तो बेसिकली इन्होंने अपनी स्कारसिटी, पूरी डेफिनेशन में स्कारसिटी का मेंशन किया गया है कि कैसे कैसे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया कि कैसे एक ह्यूमन अपनी स्कार्स, जितनी भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनके साथ रहना अपना गुजारता है, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हो सकते हैं। जैसे कि दूध है, दूध के अब पनीर भी बन सकता है, दूध का को हम ड्रिंक भी कर सकते हैं, दूध की मिठाई भी बन सकती है, चाय भी बन सकती है। तो दूध हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब लेट से दूध स्कार्स है, यानी दूध की कमी है इस एरिया में, तो यहाँ पे वो इंसान उस स्कार्स रिसोर्स के साथ जीना सीखता है कि कहाँ उसको सबसे ज़्यादा नीड है उस मिल्क का यूज़ करने के लिए। तो वो ऑल्टरनेटिव यूजेस को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रायोरिटी देता है कि कहाँ उसे उस कार्स रिसोर्स को यूज़ करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो पिछली जो वेलफेयर डेफिनेशन थी जो अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए लियोनल रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दी, और उन्होंने बोला कि स्कारसिटी जो डेफिनेशन है वो 3 चीज़ों से बनी हुई है, और वो 3 चीज़ें आती है अनलिमिटेड वांट्स। यानी स्कारसिटी क्यों अकर करती है, कमी किसी चीज़ की क्यों आती है? पहली बात, लोगों की इच्छाएं बहुत होती है। क्यों? कि जैसे हमारी एक पूरी होती है। अब आपकी क्या इच्छा है? आपको चाहिए लेट्स से कार। अब आपको कार मिल गई, अब आपसे पूछा क्या इच्छा, अब आपकी इच्छा है आपको हाउस मिल जाए, नेक्स्ट हाउस दे दिया जाए, फिर आपकी इच्छा कुछ और की होगी। तो आपकी जो इच्छा है वो कभी नहीं हटती है। तो लोगों के अनलिमिटेड वांट्स होती है, कभी वांट्स आना बंद नहीं होते हैं। वो हमेशा एक वांट सेटिस्फाई हुई कि दूसरी अकर हो जाती है। तो सबसे पहली बात, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं सबकी। सेकंड बात है स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारी रिसोर्सेज ही कम है। अब हम हर एक पर्सन को, इंडिया में जितने भी हर एक पर्सन है, क्या हम उन सबको एक बंगला दे सकते हैं? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना जो है रिसोर्स है ही नहीं है हमारे पास। यानी लैंड नहीं है ना उतना इंडिया में कि हम लिटरली एवरी पर्सन को हम एक बंगला दे दें। तो थर्ड चीज़ है ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी इस डेफिनेशन में ये 3 चीज़ें जो है मेंशन करी गई है। अब थर्ड जो चीज़ मेंशन करी है ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी जो रिसोर्सेज कार्स है, अब उसको आप उसके कितने सारे यूजेस होते हैं, आपको इतने सारे यूजेस होंगे, लेकिन आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो स्कारसिटी जो डेफिनेशन थी इनकी, वो 3 चीज़ों से बनी थी। फर्स्ट, अनलिमिटेड वांट्स, स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूजेस। इनका कहना था कि स्कारसिटी यानी कमी ही हर चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर कोई भी रिसोर्स स्कार्स नहीं होती तो सब खुश होते, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती। यानी सबकी जो नीड है, लेट्स से सबको चाहिए बंगला, तो सबको मिल जाता, क्योंकि अगर रिसोर्स लैंड अगर स्कार्स होती ही नहीं तो सबको मिल जाता। पानी की किसी को कमी नहीं होती, किसी सबको फ्रेश वाटर मिलता, सबको, मतलब दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर रिसोर्सेज स्कार्स नहीं हो तो फिर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी अराइज नहीं होगी। और सेकंड जो बात बोली गई है कि स्कारसिटी अफेक्ट्स आर डेली लाइफ। डेली लाइफ में अब स्कारसिटी कहाँ देखोगे आप? जैसे बस है, आप बहुत ज़्यादा क्राउडेड बस है, आप उसके अंदर क्या सभी लोग घुस सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्राउडेड है, सबके लिए एक्सेस नहीं हो सकता है उस बस का। जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक लिमिट में होती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। क्यों? क्योंकि जो स्कारसिटी डेफिनेशन थी प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स की, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया प्रोफेसर एंथनी सैमुएल्सन ने। अब प्रोफेसर एंथनी सैमुएल्सन की जो डेफिनेशन था उसका नेम था ग्रोथ ओरिएंटेड। अब इन्होंने क्या किया, जो पिछले 3 लोग थे, यानी एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल और प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स, तो इन तीनों की डेफिनेशन को लिया और अपनी थोड़ी सी ऐड ऑन करी और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बना दी। तो प्रोफेसर एंथनी सैमुएल्सन ने क्या कहा? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ men and society choose,
विद और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। यानी इकोनॉमिक्स उस चीज़ की पढ़ाई है कि कैसे कोई एक सिंगल मैन या पूरी जो सोसाइटी है वो चूज़ करती है पैसे के साथ या बिना पैसे के रहना, बिना पैसे के या पैसे के क्या करना। आगे लेट मी रीड। टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी स्कार्स यानी जो चीज़ें, हर चीज़ की कमी होती है, लिटरली एवरीथिंग की कमी होती है, राइट। तो जितनी भी रिसोर्सेज है वो प्रोडक्टिव भी ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई यूज़ तो है ही। तो वो स्कार्स होती है और वो प्रोडक्टिव तो ऑफ कोर्स होती ही है। तो इन रिसोर्सेज को खरीदना पैसे या बिना पैसे के, कोई भी मैन या सोसाइटी जब चूज़ करती है इन सब चीज़ों को, पैसे या बिना पैसों के खरीदना इन रिसोर्सेज को, विच कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी एक चीज़ के कई सारे यूजेस होते हैं, टू प्रोड्यूस वेरियस कॉमोडिटीज़ ओवर टाइम, यानी टाइम में मतलब किसी भी दौरान काफ़ी सारी प्रोडक्शन होती है कि कोई भी चीज़ है, किसी भी ब्लैंकेट है लेट सपोज, तो उसके इतने सारे ब्लैंकेट की प्रोडक्शन होती है, राइट। एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन, और लेट से उसी ब्लैंकेट को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो बच जाए लोगों के बीच और लोग कंज्यूम कर ले उसको। एंड इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, तो इन्होंने फ्यूचर के बारे में भी ध्यान रखा, यानी फ्यूचर के लिए भी। अब लेट से वाटर है, अगर वाटर हम सब ख़त्म कर देंगे या हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो क्या वो फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उसके लिए बच पाएगा? नहीं। तो इसलिए फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। उन रिसोर्सेज को आप यूज़ करो, एफिशिएंटली यूज़ करो, पर फ्यूचर जनरेशन का भी दिमाग में ध्यान रखे। तो बेसिक इन्होंने क्या डेफिनेशन दी? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups of society। ठीक है, तो इनकी बेसिकली ये डेफिनेशन थी। इस जो पूरी इतनी बड़ी डेफिनेशन है इसका एक बार मतलब निकाल के समझने की कोशिश करो, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो, एंड देन यू नो। वरना तो फिर आपको लगेगा कि पूरा रट्टा लगाना पड़ेगा। बट इफ़ यू नो कि बेसिक ये लोग क्या कह रहे हैं तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न दिस डेफिनेशन। तो इन्होंने बेसिकली तीनों की डेफिनेशन ली और उसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन को ऐड ऑन कर दिया एंड देन गिव यू द इकोनॉमिक्स डेफिनेशन। और ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है चारों में से, क्योंकि इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, राइट। तो यही जो है फाइनल डेफिनेशन बन के आ जाती है, ये रही कंक्लूजन में फाइनल डेफिनेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो, इससे पहले एक और टॉपिक आता है जो इस PDF में तो नहीं है बट आपकी बुक्स में ज़रूर होगा, यानी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैं आपसे पूछूं कि क्या इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट्स है, आप उसको किस कैटेगरी में डालोगे? तो अब इसका आंसर लेट्स स्टडी। सबसे पहली चीज़ आती है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। अब साइंस क्या करती है? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप करती है कि जैसे इस आयोडीन को इसके अंदर डाला, इसके डालने के कारण ये जो पोटैटो है इसका कलर ब्लूइश हो गया या कुछ भी, जो भी एग्जांपल हो, ऐसा हो गया। सो दैट इज़ साइंस विच वी ऑल नो। अब इकोनॉमिक्स में कैसे देखें कि सप्लाई के इतना बढ़ने से डिमांड उतना बढ़ गई। तो ऐसे हम रिलेशनशिप जान रहे हैं, कॉज और इफेक्ट वाला रिलेशनशिप जान रहे हैं। तो ये तो साइंस में भी था और हमने इकोनॉमिक्स भी। तो वी कैन सी कि भाई हाँ, साइंस में भी हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जानते हैं और इकोनॉमिक्स में भी जानते हैं। लेकिन अब क्या बात आती है कि इकोनॉमिक्स जैसे है उसमें अप्रॉक्सीमेट या एस्टिमेटेड वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
एजम्पशन, क्योंकि हम काफ़ी सारी अजम्पशंस करते हैं। लेकिन व्हेन वी कम टू साइंस, साइंस के जो लॉज हैं कि फिज़िक्स का ये वाला लॉ ऐसे स्टेट करता है, इज़ इट फिक्स्ड और नॉट, इट इज़ एवरी टाइम्स फिक्स्ड, राइट। और प्रिसाइज वैल्यू होती है इसकी, है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम अज्यूम करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अप्रॉक्स करते हैं, राइट। तो बेसिकली दे आर सेइंग कि इकोनॉमिक्स साइंस है भी और नहीं भी है। ये अभी उनका जो है रिजल्ट आया है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जानते हैं, तो हाँ, ये इकोनॉमिक्स तो है, लेकिन ये इतना प्रिसाइजली एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड नहीं करता इकोनॉमिक्स जैसे साइंस करती है। तो इसका बोथ वेज आंसर आया है। तो इन्होंने बोला है, अब दो टाइप्स भी बताइए इन्होंने, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यानी या साइंस, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस जो टॉपिक है उसी के अंदर ही ये दो चीज़ें आ रखी हैं कि पॉजिटिव साइंस या इकोनॉमिक्स बोलो, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इन दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस बताया गया है। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है कि मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे वो एक एक्चुअल चीज़ बता रहे हो जो आप हो रही है, जैसे कि इंडिया इज़ अ पॉपुलेटेड कंट्री, यानी इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। मैं पूरी लाइक कमी बता रही हूँ यहाँ पे, तो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि भाई ये ना कमी है, या तो इंडिया वालों तुम्हारी कंट्री है वो इतना ध्यान नहीं दे रहे हो आप उसको क्लीन करने के लिए, या मे बी मैं ऐसे स्टेट कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि मैं तुम्हें एक्चुअल सजेशन दे रही हूँ, क्या कि इकोनॉमिक्स या सजेशन दे रही हूँ या मैं कोई सोल्यूशन बता रही हूँ। लेट्स से मैं बोलूँ इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, मैं एक सजेशन दे रही हूँ ना। पिछली बारी तो मैं बस बता रही थी इंडिया इज़ अ वेरी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, अब मैं बोल रही हूँ इंडिया शुड नॉट बी। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, मैं सजेशन दे रही हूँ। पिछली बार मैं सिर्फ बता रही थी कि क्या कमी थी, इस बारी सजेशन आ रही है। या फिर मैं बोलूँ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू कैन डू दिस 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 एंड इंडिया शुड नॉट बी दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सजेशन दे रही हूँ। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब तीसरी अलग जो बात आती है कि साइंस है या आर्ट्स है इकोनॉमिक्स। अब साइंस तो हमने देख लिया कि हाँ भाई हम दोनों वेज कह सकते हैं। अब अगर हम आर्ट्स की बात करें, तो अब अगर मैं आपको बोलूँ, अब मैं सिर्फ आर्ट वर्ड से रेफ़र करूँ, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? बहुत सारे जो आर्टिस्टिक लोग हैं उनकी कितनी ऑब्जर्वेशन, स्किलफुल लोग होते हैं, उनकी इमेजिनेशन चाहिए होती है कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के लिए, या कुछ ऑब्जर्वेशन को एक्सपीरियंस लेने के लिए, कुछ भी सोचो। तो एक आर्टिस्टिक पर्सन कितनी इमेजिनेशन या कुछ चाहिए होता है, उन्हें स्किल्स चाहिए होती है, राइट। इसीलिए जब हम इकोनॉमिक्स की भी बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में भी आपकी इमेजिनेशन चाहिए कि प्रैक्टिकल आप जितने भी लॉज है, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, इतने सारे डिमांड लॉज हैं इकोनॉमिक्स में भी। अब इनका भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी ह्यूमंस के व्यापार में कहाँ कहाँ इन लॉज का काम आता है, हम इसे विजुअलाइज करते हैं साइड बाय साइड अपने ब्रेन में। तो इसमें हमारी इमेजिनेशन डेफिनेटली लगती है। तो भाई ये आर्ट भी है। तो अभी तो हमने सीखा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है, अब हमने देखा कि वो आर्ट भी है। तो हम बेसिक कंक्लूजन पे क्या उतरे, हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ना तो साइंस है ना ही बस आर्ट्स है, अकेला कुछ भी नहीं है। इट इज़ द गोल्डन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी दोनों का, यानी इसको साइंस भी बोलेंगे हम, आर्ट्स भी बोलेंगे, ये दोनों तरफ से कॉन्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप पैसा कमाने के लिए, टू अर्न अ लिविंग, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, या बेसिकली तो बोलूँ तो पैसा कमाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ आप करो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी आप डॉक्टर बन रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, लोगों को ट्रीट करके पैसे ले रहे हो। लेकिन यही इलाज अगर आप अपने छोटे भाई या बड़ी बहन या लेट से घर पे फैमिली में से मेंबर में से किसी का कर रहे हो, तो फ्री में कर रहे हो, राइट। अपने पेरेंट्स से यूँ थोड़ी बोलोगे कि अब मेरे को पैसे दो, मैंने आपका इलाज किया, राइट।
तो वो आप अपनी इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, इसलिए वो हो जाएगा फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आप डॉक्टर बन के पैसा ले रहे हो, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक हो जाता है दूसरी चीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं या मैं पढ़ा रही हूँ, कोई भी पढ़ा रहा है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके, तो वो किस लिए कर रहा है? एक अपनी लिविंग को चलाने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए। लेकिन यही मैं अगर किसी अपने छोटे बहन भाई को पढ़ाऊँ, तो मैं वो किस लिए कर रही हूँ? वो अपनी इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रही हूँ। या लेट्स से कि मेरी कोई शॉप है बेचने की, कोई बेकरी शॉप है, तो मैं बेच रही हूँ लोगों को सामान। वो क्या है? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उससे मैं पैसा कमा रही हूँ। लेकिन अगर मैं गरीब बच्चों में बांट रही हूँ अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो ये जो चीज़ है वो इतनी सिंपल है बस, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या फीचर्स आते हैं? 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है। फर्स्ट इज़ कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंजम्पशन क्या कहता है? जैसा कि आप नाम से ही पता लगा पा रहे हो, कंजम्पशन यानी कंज्यूम करना कोई चीज़। हम किसी भी शॉप पे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ब्रेड खरीदने जा रहे हैं, ब्रेड को खाने के लिए ब्रेड खरीदने जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं उसे। ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क, ईटिंग ब्रेड, वियरिंग वॉचेस, लिसनिंग म्यूज़िक, हम जितनी भी चीज़ें हैं अपनी जो वांट्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पता चल गई। सेकेंड है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन मतलब जैसा नेम जिस सजेस्ट कर रहा है, यानी प्रोड्यूस करना कोई चीज़। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में प्रोड्यूस करना, यानी शुगर केन जैसे लिया, गन्ना लिया, उसको हम शुगर में प्रोसेस करके रॉ मटेरियल को एक फिनिश ग्रुप में प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसे क्या हम बोलेंगे? प्रोडक्शन, ठीक है। अब जब भी हम प्रोडक्शन का ये जो फैक्टर है इसको कर रहे होते हैं, तो हम दो चीज़ अपने माइंड में रखते हैं। पहली चीज़ यूँ सोचना कि हमें प्रोड्यूस एट द एंड करना क्या है। इन शुगर के एग्जांपल, हमें एट द एंड क्या करना है? प्रोड्यूस शुगर करनी है। एंड हाउ टू प्रोड्यूस, यानी इसका जो प्रोसेस है वो क्या लगेगा। तो अब प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं अगर आप पूछेंगे, तो ये 4 फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यानी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? लैंड यानी ज़मीन चाहिए होती है, लेबर यानी हमें कोई वर्कर्स वगैरह चाहिए होते हैं, कैपिटल यानी एक जगह या कमोडिटीज़, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है, एंड फोर्थ इज़ एंटरप्रेन्योर। लेट्स से मैं अगर वहाँ पे कोई चीज़ शॉप या समथिंग कुछ खोल रही हूँ कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, तो मैं हुई एंटरप्रेन्योर। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो ये देखती है कि जो इनकम लेट्स से मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मेरे को जो इनकम मिली है वो कैसे मैं अपने जितने भी फैक्टर्स थे प्रोडक्शन के, यानी 4 फैक्टर्स थे, उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ जीडीपी के साथ। तो ये चीज़, अब मैं बोलूँ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज़ें थी, राइट। अब लैंड, यानी लैंड में ये जो मैंने लैंड रेंट किया था, इसको मैं क्या दूंगी? इसको मैं दूंगी रेंट, यानी जो भी मैं जिस भी ओनर की उसमें लैंड में मैं अपनी शॉप या जो भी प्रोड्यूस कर रही हूँ उसको मैं क्या दूंगी? अपने उस इनकम से एक तो दूंगी, उसको रेंट दे दूंगी। सेकेंड इज़ लेबर, यानी जो मैंने वर्कर्स काम पे रखे थे उनको उनकी डेली वेज या मंथली वेज जो भी मैं वेज रखती हूँ वो मैं सैलरी उनको दूंगी, राइट। थर्ड इज़ कैपिटल, अब कैपिटल में मैं दूंगी इंटरेस्ट। एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर, यानी जो मैं खुद थी, अब ये सारी चीज़ें मैंने बाकी तीनों में बांट दी। अब जो चौथा हिस्सा है, यानी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट, अब मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉफिट करने के लिए कर रही हूँ ना, पैसा कमाने के लिए, तो वो प्रॉफिट के तौर पे एज प्रॉफिट वो मेरे पास आ जाएगा। सो दैट्स इट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगला आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसा बताया वो एक्टिविटीज़ जो सेटिस्फैक्शन के लिए करी जाती है। ये जो है ऊपर की टर्म्स दी गई है, यानी कंजम्पशन यानी जो कंज्यूमर यानी जो कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर यानी जो प्रोड्यूस करता है कोई भी कमोडिटी को, सर्विस होल्डर होता है कोई भी वर्कर या एम्प्लॉयर, यानी जो किसी और के लिए काम करता है और इन रिटर्न उसे वेजेस के फॉर्म में, लाइक जो वर्कर्स मैंने लेट से हायर करे थे उन्हें।
एंड सर्विस प्रोवाइडर इज़ जो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करता है. लेट्स से लॉयर. लॉयर यानी लॉयर जितने भी उनके क्लाइंट्स आएंगे उनको सर्विस प्रोवाइड करके उनके लिए कोर्ट में कोई केस लड़ते हैं. डॉक्टर जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करते हैं. वो क्या ये सब क्या कर रहे हैं? वो सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं. बैंकर क्या करता है? जो भी पर्सन आता है उसको हेल्प करके उसके पैसों का जो भी है सेफली कीप करवाता है. तो ये सारे क्या कर रहे हैं? ये सारे सर्विस दे रहे हैं. सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर एंड थैंक यू.